वायुमंडल की संरचना, है ना। पिछले लेक्चर में हमने वायुमंडल की संरचना पढ़ी थी, आज हम वायुमंडल के कारक पढ़ेंगे। तो कारक होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, तापमान एक कारक है, आर्द्रता एक कारक है, पवनें एक कारक है, और उसके साथ ही वायुदाब भी एक कारक है। तो इसे अगर क्रम वाइज लिखें तो सबसे पहले आएगा तापमान, फिर आएगा वायुदाब, उसके बाद पवनें, और फिर आर्द्रता। एक एक करके हम इसका वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो सबसे पहले है तापमान। सबसे पहले तापमान लिखो उसे यार, क्लियर देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। पहले हम इसकी वो लिखते हैं, पहला तापमान, इसमें दूसरा है वायुदाब, तीसरा पवनें, चौथा इसमें आता है आर्द्रता। ठीक है, ये चार जो है वायुमंडलीय कारक हैं। ये चार जो है क्या है? वायुमंडलीय कारक हैं। ये चार जो है क्या है? वायुमंडलीय कारक हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तापमान की, सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। तो तापमान की बात करते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर? वायुमंडल में जो शीतलता और गर्मी का जो अनुपात है ना, वायुमंडल में शीतलता और गर्मी का जो मौजूद है, जो अनुपात, उसे ही हम तापमान कहते हैं, है ना। वायुमंडल में जो गर्मी व सर्दी का जो अनुपात मौजूद है, वायुमंडल में जो, एक सेकंड, इस पर एक चीज कर लीजिए, इस एक चीज, ये औसत नहीं, ये प्रमाण होना चाहिए। है ना, वायुमंडल में मौजूद गर्मी व शीतलता का प्रमाण तापमान कहलाता है। वायुमंडल में गर्मी और सर्दी का जो प्रमाण है, यानी कि वायुमंडल में जो गर्मी और सर्दी हम महसूस करते हैं, वही तापमान है। तापमान तो ब्रह्मांड में भी है, लेकिन वहां हमको तापमान महसूस नहीं होता है। रीजन क्या है? वायुमंडल में जो मौजूद गर्मी और शीतलता का प्रमाण जो है, वो तापमान कहलाता है। तापमान तो ब्रह्मांड में भी है, वहां हमें तापमान महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां पे वायुमंडल नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश में जो है वो वायुमंडल नहीं, इसलिए हमें ये तापमान वहां महसूस नहीं होता है। इसकी दूसरी चीज क्या है? यहाँ तापमान में क्या होता है? यहाँ आतपन होता है। यहाँ क्या होता है? आतपन होता है ना। यहाँ आतपन होता है। अब आतपन क्या है? आतपन है जो सौर विकिरण की जो मात्रा पृथ्वी पर आती है ना। सौर विकिरण की जो मात्रा पृथ्वी की सतह तक आती है, वही आतपन होती है। ठीक है, तो अब अगर बात करें आतपन, तो क्या है? वायुमंडल, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में विकिरण की मात्रा, है ना, इसमें
पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल है उसमें जो सौर विकिरण की मात्रा होती है वह आतपन होती है। और ये आतपन भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आतपन की मात्रा घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मात्रा, ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है ना। और जो सौर विकिरण में पृथ्वी को जो ताप प्राप्त होता है, सौर विकिरण की क्रिया करते समय जब सौर विकिरण होता है तो पृथ्वी को सूर्य का कौन सा कितना तापमान प्राप्त होता है, जो सूर्य की कितनी रोशनी चले चल लो का। और उसमें क्या है, सूर्य की ऊर्जा होता है। और अगर बात करें यहाँ पे, और अगर बात करें तो इसे हम तापमान को किस में नापते हैं, तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तापमान को हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और ये डिग्री सेल्सियस आया कहाँ से, डिग्री सेल्सियस शब्द कहाँ से मिला है, इसकी एल्डर्स सेल्सियस के द्वारा खोज की गई थी। इसकी एल्डर्स सेल्सियस के द्वारा खोज की गई थी, एल्डर्स सेल्सियस द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। एल्डर्स सेल्सियस के द्वारा तापमान लिखते हैं, है ना। एल्डर्स सेल्सियस की खोज, एल्डर्स सेल्सियस के द्वारा तापमान की खोज की, तो इसे डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। और इसके साथ एक पॉइंट ये भी है कि 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसके साथ ही 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा तापमान के बारे में कि तापमान है क्या। सबसे पहले हमने आज पढ़े हैं वायुमंडल के कारक। उसमें वायुमंडल के 4 कारक होते हैं, तापमान है, वायुदाब है, पवने हैं, आर्द्रता है। वायुमंडल तापमान होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन वायुमंडल में मौजूद गर्मी व शीतलता का प्रमाण जो है वो तापमान कहलाता है। उसी के साथ इसमें आतपन की क्रिया भी होती है, तापमान के कारण ही होती है। और आतपन होता क्या, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में प्राप्त जो सौर विकिरण है उसे हम आतपन कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम चलेंगे, भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आतपन की मात्रा घटती है, यानी कि सौर विकिरण की मात्रा घटती है।
आतपन की मात्रा घटती है। और सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग यानी कि 2 अरबवां हिस्सा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। एल्डर सेल्सियस के द्वारा तापमान की खोज की गई थी। ये 100 डिग्री सेल्सियस ये एक बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे पानी या कोई भी चीज़ उबलने लगती है, और ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ जमने लगती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी या जो भी है वो जमने लगता है। तो यहाँ तक हमारा तापमान जो है कंप्लीट हुआ। अब हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है वायुदाब, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको सब जरा इसको हम इरेज कर देते हैं, तो उसके बाद हम वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ये एक बार आप देख लीजिए सही से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी सब वायुदाब की ओर चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। तो यहाँ हमने इसको इरेज कर दिया है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा है हमारा वायुदाब। वायुदाब की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा वायुदाब है। तो ये तापमान पर निर्भर करता है। वायुदाब जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। इसका तापमान के साथ इसके और तापमान के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। वायुदाब व तापमान के मध्य पाती संबंध इसके और वायुदाब और तापमान के मध्य जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, जिन क्षेत्रों में तापमान अगर अधिक होगा तो वहाँ वायु जो होगी वो फैल जाएगी। और जब वायु फैलती है, जब वायु अगर फैल जाएगी तो वायु हमेशा ऊपर उठेगी। और जब ऊपर उठेगी तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जब वायु ऊपर जाती है तो क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहाँ वायु जो होगी वो क्या करेगी, वहाँ फैल जाएगी। और जब वायु फैल जाएगी, जैसे ही वायु अगर फैलती है तो फैलने के साथ ही क्या करती है, ऊपर उठती है। जब भी वायु जब फैलती है तो ये ऊपर उठती है। एक सेकंड अगर जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वायु फैल जाएगी, फलस्वरूप वायु जो होगी ऊपर उठेगी, जिससे कि निम्न वायुदाब होगा, जिससे कि निम्न वायुदाब होगा। इससे क्या हुआ, निम्न वायुदाब होगा। और जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में
तापमान कम होगा, है ना। जिन क्षेत्रों में तापमान कम होगा वहाँ उच्च वायुदाब होगा। जिन क्षेत्रों में तापमान कम होगा, क्यों होगा ये कम वायुदाब? क्यों? इसमें वायु जो होती है वो नीचे जाएगी, वायु नीचे रहती है, ये रीजन है इसका। इसमें क्यों? क्योंकि क्षेत्र में अगर तापमान अगर कम रहेगा तो उच्च वायुदाब रहेगा, क्योंकि वायु जो होती है नीचे रहती है, ऊपर नहीं उठती है, तो उसमें लो प्रेशर रहता है। और तीसरी बात अगर अगली बात इसमें करें तो उसमें अगर तापमान ऊपर गया तो वायु जो होती है, अगर तापमान ऊपर गया तो वायु हल्की होती है, जिससे क्या होगा? जिससे बादलों का निर्माण होगा, और जिससे क्या होगी? इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होगी, तूफान आदि। ठीक है, ये सब होगा। और इसी के साथ अगर तापमान डाउन रहेगा, अगर तापमान डाउन रहा तो वायु जो होती है नीचे रहती है, और मौसम जो है और है ना। तो ये हमारा जो है वायुदाब भी कंप्लीट हो गया है। इसकी अगर हम एक बार रिवाइज करते हैं तो ये तापमान पर निर्भर करता है। वायुदाब तापमान के मध्य जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, और जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहाँ वायु फैल जाएगी, फलस्वरूप वायु जो होती है वो ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो वहाँ निम्न वायुदाब क्रिएट होता है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। वहाँ क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है। जिन क्षेत्रों में तापमान कम होगा, जिन क्षेत्रों का तापमान कम रहेगा वहाँ जो वायुदाब होगा वो उच्च वायुदाब होगा। वहाँ कौन सा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि वहाँ जो हवा है वो हल्की नहीं होती, इसलिए नीचे रहती है, यानी कि अपनी जगह पर रहती है। अगर तापमान ऊपर गया, तापमान उठा यानी तापमान बढ़ा, यदि तापमान अधिक होगा, कहने का मतलब ये तापमान अधिक होगा तो वायु जो होती है हल्की होती है, जिससे कि बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण होने के कारण वर्षा होती है, तूफान आदि जो कुछ होता है, मतलब मौसम जो है वो खराब रहता है। और तापमान यदि नीचे जाएगा, यदि तापमान जो है वो डाउन रहता है तो वायु नीचे रहती है, क्योंकि वायु में वजन रहता है, और जब वजन रहता है, जब वायु में मॉइस्चर रहता है, और जब वायु मॉइस्चर रहता है तो मौसम बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? सर्वाधिक तापमान जो होता है वो समुद्री सतह पर होता है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फ्लैट होता है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होता। समुद्री सतह जो होती है ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होती है, क्योंकि ये फ्लैट होती है। तो एक बार इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कारक की, जो होने वाला है पवन। इसे इरेज कर दिया हमने। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वायुमंडलीय कारक की, तो वो है पवन। तीसरा है पवन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पवन होती क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड पवन। पवन गतिमान वायु। लिखो सही यार, गतिमान वायु पवन है। ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये जब भी बहेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। और इसकी एक और खासियत होती है, ये जिस दिशा से चलती है, ये जहां से पवन चलती है वहीं से उसका नाम होता है। जिस भी दिशा से ये पवन चलती है, पवन का नाम उसी दिशा के हिसाब से पड़ जाता है। पवन दिशा से चलती है उसका नाम उसी दिशा के अनुसार होता है ना। पवन जिस दिशा से चलती है उसी दिशा के अनुसार उसका नाम होता है। जैसे कोई पवन है, वो ऐसी बह रही है, यूं बह रही है? कोई पवन यूं बह रही है, और ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो उसे वेस्ट साउथ पवन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? वेस्ट, अगर वेस्ट साउथ पवन बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है, इसलिए इसको हम वेस्ट साउथ पवने कहेंगे। वेस्ट साउथ पवने कहेंगे, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम से पूर्व और उत्तर की तरफ बह रही पवने हैं। तो जहाँ से ये चलती हैं, जहाँ से ये निकलती हैं, उसी हिसाब से इसका नाम भी दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इतना पवनों का। आगे बात करते हैं आर्द्रता की। तो आर्द्रता की बात करते हैं, चौथा इसमें है आर्द्रता। क्या है आर्द्रता की? अगर बात करें तो वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद होता है, जो जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा जो वायुमंडल में उपस्थित हो, आर्द्रता कहलाती है। वो आर्द्रता कहलाती है। ये इसमें क्या होती है? अगर गर्म जलवायु है, तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आज का जो है वो पूरा हुआ, और इसके साथ हम रिवीजन करेंगे, है ना। गर्म वायु में
बात करें पवन की, तो पवन जो होती है वो गतिमान वायु, यानी कि वो पवन है, मूविंग एयर। ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, और ये जिस दिशा से बहेगी, जिस दिशा से ये चलती है, उसी दिशा का नाम के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। आर्द्रता जलवाष्प की जो मात्रा वायुमंडल में है, या जलवाष्प की जो मात्रा वायु में पाई जाती है ना। यहाँ वायुमंडल की जगह वायु कर लीजिए। जलवाष्प की वह मात्रा जो वायु में पाई जाती है, वह उपस्थित आर्द्रता कहलाती है। जलवाष्प की मात्रा जो वायु में पाई जाती है, जलवाष्प की मात्रा जो वायु में पाई जाती है, जलवाष्प की मात्रा जो वायु में पाई जाती है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहलाती है। और गर्म जलवायु अगर होगी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो इसके साथ हमारा ये जो है टॉपिक वायुमंडल के कारक जो है वो पूरा हुआ। आज के तो हमारा रिवीजन भी पूरा हो गया, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का